हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इतिहास का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और इसको कालखंडों में कैसे बांटा गया है। ठीक है, आज के जो वीडियो है उसके आगे का पार्ट्स है और इस आगे के पार्ट्स में हम ये देखेंगे कि ऐतिहासिक काल को है ना कितने खंडों में बांटा गया है ना। तो ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ये याद रखना है। तो 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, इतिहास को 3 भाग कैसे बताया था मैं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लें, है ना। उसको देखोगे तो ये कड़ी जो है क्या होगा, उसमें फिट होगा। और मेरी गारंटी है कि यदि आप पिछला वीडियो और आज की इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्लासिफिकेशन नेम है ना और इसका पूरा कालखंड, इसका टाइम पीरियड, सभी चीज़ें याद हो जाएगी यदि आप है ना फुल कंसंट्रेशन में देखते हैं तो। ठीक है ना। तो लीजिए आज हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। ऐतिहासिक काल दोस्तों, इसको 3 भाग में पुनः बांटा गया। जैसे इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है ना, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। उसी प्रकार से ऐतिहासिक काल को, ठीक है, इसको भी 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में कैसे बांटा गया, तो नाम याद रखना है आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है ना, वही 3 मतलब फिर आपको ट्रिक लगाना है। जैसे मैं बोला था, क्या आपका राइट हैंड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड और बीच में स्वयं आप, ठीक है ना, मध्य में आप हो, है ना, ये याद रखना है। मध्य से ये आएगा नाम आएगा, है ना। नाम को ट्रेस करना, है ना। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर बीच मध्य में है इसलिए मध्य भारतीय इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद ये क्या है अपना लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में आप रखिए क्या, आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है ना, इस प्रकार से है ना 3 भाग हो गया। ये 3 भाग नाम है ना। अब नाम के साथ अब इसमें आप कालखंड को पुटअप कीजिए। कैसे पुटअप करेंगे देखिए। जैसे आप क्या बोले, पहला प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में आप कालखंड को रख दीजिए। जैसे मैं बताया, याद करो ऐतिहासिक काल का कालखंड वो कहाँ से चालू होता है, कहाँ से चालू होता है, तो मैं बताया था क्या, आद्य ऐतिहासिक काल को याद करो पहले। आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, 3000 BC से 1500 BC। तो ऐतिहासिक काल क्या होगा, उसका लास्ट वो उस 1500 है तो ये इसका शुरुआत होगा ना। तो 1500 BC से आज तक का काल ये है ऐतिहासिक काल का। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 3 भाग में फिर इसको बांटे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास किससे चालू हुआ, 1500 BC से। तो 1500 BC से, ठीक है, 1500 BC से 1206 AD तक ये होगा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास। 1500 BC से 1206 AD, ठीक है, BC AD, ये ध्यान देना। 1500, ठीक है ना, BC से 1206 AD, ये याद हुआ। उसके बाद आ जाइए, ठीक है ना, क्या, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जैसे ये जहाँ पर ख़त्म हुआ है ना, वहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो देखो 1206 से, है ना, 1707 AD, ये दोनों AD में रहेगा। अब इधर AD ही चलेगा, ठीक है ना। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 1206 AD से 1707 AD ख़त्म। ठीक है, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टाइम पीरियड, कालखंड। दोस्तों आगे जाते हैं हम, आधुनिक भारतीय इतिहास। अब देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास जहाँ पर ख़त्म हुआ है ना, जिस डेट में, उसी डेट से स्टार्ट होगा कौन, आधुनिक भारतीय इतिहास, है ना। आधुनिक भारतीय इतिहास का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1707 AD से आज तक, वर्तमान काल तक। ठीक है, समझ गए, ये हुआ आपका कालखंड। अब पुनः जल्दी जल्दी देखते हैं आपका इस तीनों जो कालखंड अभी बनाया हूँ ना, इसमें थोड़ा सा आप इतना याद रखना कि प्राचीन भारतीय इतिहास लगभग 7 खंड में, है ना, पढ़ सकते हैं इसको 7 भाग में। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 2 भाग में बांट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाम बताऊँगा, ठीक है ना। और आपका आधुनिक भारतीय इतिहास, है ना, आधुनिक भारतीय इतिहास को, है ना, जो आपका 1707 से स्टार्ट होकर के आज तक पढ़ सकते हैं, है ना, ये कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक, तो पहला देखिए, जैसे कि आप प्राचीन भारतीय इतिहास
के बारे में देखेंगे तो लगभग 7 भाग में बांटेंगे। तो 7 भाग में पूरा नाम, इसका कालखंड पूरा बता रहा हूँ। अभी सुनते जाना है, ध्यान से सुनना है, एकदम से कंसंट्रेट होकर के। मेरी गारंटी है आपको चीज़ें तुरंत याद होगी वीडियो देखते देखते, है ना। लास्ट में आप खुद रिपीट कर सकते हैं, है ना। क्या आप रिपीट कर पा रहे हैं इसको कमेंट करके भी बताएंगे, है ना। या रिपीट करने में या आपको याद करने में क्या दिक्कत हो रही है बताएंगे, फीडबैक, है ना। आपका फीडबैक, है ना, मुझे क्या करेगा आगे अपने, है ना, जो भी दिक्कतें आपको आ रही है उसको, है ना, थोड़ा और मॉडिफाई करके मैं वीडियो को उस लायक बना सकूं कि आपको याद हो। तो देखिए, जैसे मैं बोला क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लगभग 7 भाग में पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से, है ना, 7 भाग, उसका मैं पूरा वर्णन करूँगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 2 भाग में पढ़ सकते हैं, है ना, 2 भाग में। तो और जो अपना आधुनिक भारतीय इतिहास है उसको 1707 से, जैसे मध्यकाल ख़त्म होता है उसके बाद आज तक ये चल रहा है, वहीं से स्टार्ट होकर के 1707 AD से। अब समझते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लगभग 7 भाग में पढ़ेंगे, तो 7 भाग का नाम क्या है। तो पहले 7 भाग को याद रखिए कि क्या क्या, है ना, कालखंड हुए। अब इसको नाम और कालखंड दोनों को एक साथ मतलब याद करना है। देखो 7 नाम गिना रहा हूँ मैं अभी, मतलब वीडियो देखते देखते ही याद करना है आपको, ठीक है। तो क्या पहला कौन सा आएगा, वैदिक काल, ठीक है। ये वेदों का उत्कर्ष का काल था, ठीक है, इसलिए वैदिक काल पहला आएगा, ठीक है ना। वैदिक काल हो गया। इसके बाद आगे जाएंगे तो महाजनपद, है ना। जनपद जो है महाजनपदों में मतलब क्या होगा, मतलब बढ़ गया। और महाजनपद तो लगभग पूरे मतलब भारत में हमारे, ठीक है ना, बात करें अखंड भारत की तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। उत्तरी भारत में देखा जाए तो 15 महाजनपद मिलेंगे और दक्षिण में 1 महाजनपद, तो कुल मिलाकर के 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। अगर आप इसके बारे में और जानेंगे तो आगे वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इन सारे चीज़ों का वर्णन हमें, है ना, बौद्ध ग्रंथ, है ना, और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये हो गया आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद आएगा आपका कौन सा, महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद के बारे में मतलब पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए आपका तीसरा पार्ट आता है, तीसरा खंड आता है मगध महाजनपद, ठीक है। तो मगध महाजनपद को पढ़ेंगे तीसरे भाग में। इसके बाद चौथा याद रखना है आपको, मगध महाजनपद जैसे ही समाप्त होता है तो यहाँ पर ब्राह्मणों का आ जाता है, तो ब्राह्मण वंश याद रखना है, ब्राह्मण वंश। मगध के बाद क्या, ब्राह्मण वंश। और जैसे ब्राह्मण वंश समाप्त होता है तो आता है आपका गुप्त वंश, है ना, गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप तक मतलब गुप्त काल ब्राह्मण वंश के बाद, ठीक है। अब गुप्त काल के बाद आएगा आपका क्या, गुप्तोत्तर काल, है ना, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। ये आ जाएगा आपका गुप्त वंश के बाद, है ना। ये हो गया गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के बाद आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जैसे ही समाप्त होता है तो आता है राजपूत काल। ये हो गया, ठीक है। इतना आपको समझना है। देखिए कौन से बुक में क्या दिया है ना। अभी इधर उधर सर्च मारने की बजाय मैं जो बता रहा हूँ उसको याद कीजिए, है ना। ये आपको क्लियर याद होगी और याद रखना है ना, ऑथेंटिक है, ठीक। तो देखो अब ये तो केवल नाम है ना। अब नाम अगर आपको याद हो गया होगा तो इसके कालखंड को देखते हैं। जैसे कालखंड में देखेंगे तो आपका पहला नाम क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल दोस्तों याद रखना, वैदिक काल को 2 भाग में और बांटा गया है। मैंने क्या बताया कि वैदिक काल मतलब वेदों का उत्कर्ष का काल था। 3 वेद मिलते हैं भारतीय, है ना, भारत में, जैसे जिसमें ऋग्वेद है ना, 3 वेद नहीं, सॉरी, मतलब 4 वेद मिलते हैं, लेकिन मैं 3 वेद इसलिए बोला क्योंकि 3 वेद को मुख्य मतलब रूप से लेते हैं। वेद त्रयी कहा जाता है। आप देखोगे तो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ठीक है ना। तो 4 वेद में आपका, ठीक है ना, 3 वेदों को मुख्य रूप से लिया जाता है, तो इसलिए तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, इसीलिए मैंने 3 वेद बोला, ठीक है ना। तो वेद देखो, ऋग्वेद क्या है, प्रमुख वेद है। ऋग्वेद से ही ये सारे अन्य जो वेद है 3, जैसे कि ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद,
ठीक है, क्या बोला, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद, है ना। इन जो ऋग्वेद के अलावा जो 3 और वेद हैं ना, ये सब मतलब कहीं ना कहीं ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं, और बोला जाए ऋग्वेद से बहुत सारी चीज़ों को उसमें लिया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या है, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद को, ठीक है ना, बहुत ही प्राचीन वेद या प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अभी तो टाइम पीरियड है, इसको याद करना है हमें। तो ऋग्वेद, देखो वैदिक काल को 2 भाग में बांटो, वैदिक काल को 2 भाग में बांटेंगे, तो ऋग्वेद, है ना, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 2 भाग में बांट दिए। अब टाइम पीरियड को देखते हैं। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड पहले देखो, वैदिक काल का पूरा टोटल टाइम पीरियड देखोगे, कालखंड देखोगे, तो जहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं से इसको अब मतलब जोड़ेंगे। जैसे देखो 1500 BC से 1206, ठीक है, 1500 BC से 1206 प्राचीन भारतीय इतिहास है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1500 BC से आपका 600 BC तक आपका कौन सा आ जाएगा, वैदिक काल। अब देखो 1500 BC से 600 BC, है ना, का जो वैदिक काल है, इसको 2 भाग में मैंने पुनः बांटा, क्या, ऋग वैदिक काल, है ना, बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। तो ऋग वैदिक काल को, है ना, अब इसको 2 भाग में इसको भी दे दो, है ना, टाइम। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1500 BC से 1000 BC तक ऋग वैदिक काल, और उसके बाद आपका, ठीक है ना, 1000 में ख़त्म हुआ है ना ऋग वैदिक काल, तो 1000 BC से आपका 600 BC उत्तर वैदिक काल, ये ख़त्म, ये वैदिक काल ख़त्म पूरा। वैदिक काल के बाद आता है आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल दोस्तों आपका, आप कहाँ से इसका टाइम पीरियड याद होगा, है ना, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, याद करो। तो आपका जहाँ पर वैदिक काल ख़त्म हुआ है तो ये हो जाएगा वहीं से स्टार्ट, है ना। तो ये 600 BC से 545, ठीक है, BC तक चलेगा क्या, महाजनपद काल, है ना। जहाँ से ख़त्म हुआ है देख लो, वैदिक काल कहाँ ख़त्म हुआ है, 600 BC, तो ये हो जाएगा महाजनपद काल 600 BC से 545 BC। अंडरस्टूड, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब ये हो गया आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल के अंतर्गत मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ा महाजनपद काल, या बोला जाए सबसे बड़ा महाजनपद, है ना, था हमारा मगध महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध महाजनपद, है ना, का जो टाइम पीरियड है इसको देखते हैं। जैसे ये मतलब महाजनपद का काल ख़त्म हुआ है जहाँ पर, है ना, वहीं से इसको लेते हैं। तो देखो 545 BC में ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मगध महाजनपद काल 545 BC से, ठीक है, 185, ठीक है, BC तक। आया समझ में। देखो 545 BC से 185 BC तक कौन सा, मगध महाजनपद काल। मगध महाजनपद काल जैसे ही समाप्त होता है तो आता है आपका ब्राह्मण वंश, ये याद रखना है, ब्राह्मण वंश, है ना। नाम तो मैंने शुरू ही बताया था, है ना, लेकिन अभी भी जोड़ते हुए जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश का काल पीरियड देखेंगे, है ना, मतलब कालखंड देखते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे ही ये ख़त्म हुआ है ना, मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद कहाँ ख़त्म हुआ, 185 BC, 185 BC से आपका 240 AD तक ब्राह्मण वंश। देखिए इसी में ब्राह्मण वंश में ही आपका BC ख़त्म हो रहा है, बिफोर क्राइस्ट ख़त्म हो रहा है, AD में समाप्त हो रहा है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ब्राह्मण वंश क्या हो जाएगा, ब्राह्मण वंश आपका 185, ठीक है ना, 185 BC से 240, ठीक है ना, AD। आया समझ में, ठीक। अगर अब आपको याद करने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है तो 185 को 180 बोल देना, है ना, मतलब याद रखने के लिए, ठीक है ना। 180 से, है ना, क्या हो जाएगा 240, है ना, 40 दूनी 80 होता है, ऐसे करके याद रखना, याद रखने के लिए थोड़े से, ठीक है। या याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 185, है ना, BC से 240 AD ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश जैसे ही ख़त्म होता है तो गुप्त काल आता है, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा इसका कालखंड, तो जहाँ ब्राह्मण वंश ख़त्म हुए हैं, तो ब्राह्मण वंश 240 में ख़त्म हुआ, है ना। 240 को यदि आपको, है ना, याद
मतलब करने में कोई भी डाटा को याद करने में दिक्कत है तो 240 को बोलो 250, ठीक है, 10 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 240, है ना, से आपका 240 से 850, ठीक है, आया समझ में। ये हो जाएगा आपका, सॉरी 240 से 240 मतलब उसमें मैंने क्या बोला था कि 10 जोड़ देना, तो 250 हुआ, 250, है ना, 240 में 10 जोड़ेंगे तो 250, ठीक है, तो 250 एडी से 550, देखो ये 250 है और वो 500 है तो 500 में 50 जोड़ दो, 550, 250, 550, ऐसे याद रखना है, 250, ठीक है, और 550, ये ऐसे में याद रहेगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो 250 एडी से, ठीक है, 550 एडी, याद रखना है। ये किसका काल है? तो क्या बोला मैं, देखो आपका जहाँ पर आपका ब्राह्मण वंश खत्म हुआ, ब्राह्मण वंश के बाद गुप्त, है ना, गुप्त काल, तो गुप्त काल क्या हो जाएगा आपका 250 एडी से आपका 550 एडी, ऐसे याद रखना है, बहुत कंफ्यूज करेगा नहीं तो। अब जैसे गुप्त काल ख़त्म होगा तो मैं क्या बोला, गुप्तोत्तर काल आएगा, गुप्तोत्तर काल, है ना, पोस्ट गुप्ता पीरियड, जैसे गुप्त काल जहाँ पर ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, तो कहाँ 550 ना, तो 550 एडी से 850, देखो 50-50, बस ऐसे याद रखना है। तो 50-50 दोनों में आ रहा है ना, तो 50-50 कौन है, गुप्तोत्तर काल में, है ना, ऐसे याद रखना है टाइम पीरियड, है ना। कालखंड को याद रखना बहुत जटिल होता है, इसलिए क्लासीफाइड करना इसको सरल बनाता है ना, तो ध्यान देना। गुप्तोत्तर काल क्या हो जाएगा आपका, गुप्तोत्तर काल को बोलेंगे 550 से 850 एडी, एडी में चलेगा पूरा अब ना, ठीक है। तो 550 एडी से 850 एडी गुप्तोत्तर काल ख़त्म। उसके बाद आगे जाओगे आप तो राजपूत काल आता है, और राजपूत काल 850 से, है ना, 1206 लास्ट है। प्राचीन भारत का लास्ट क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास का कालखंड लास्ट है 1206, तो ये हो जाएगा आपका राजपूत काल, है ना। राजपूत काल हो जाएगा आपका, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 850 से 1206, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आपका पूरा कालखंड, समझ आया, ये प्राचीन भारतीय इतिहास है। अब देखो आप अगर गौर करोगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा क्लासिफिकेशन है ये, है ना, एक टर्मिनोलॉजी है, आप बोल सकते हैं ढांचा बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, डायमेंशन बोल सकते हैं, है ना, आप जो भी ये फंडामेंटल बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं, ये आपका एक फ्रेम बोल सकते हैं। और जब आपके पास एक फ्रेम तैयार हो जाता है, डायमेंशन तैयार हो जाता है, तो चीज़ें आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आप डाटा को या इससे रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ें हैं उसको आप इसमें पुट कर सकते हो। आप यकीन मानिए अगर आप ऐसे करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो वो कहते हैं ना एक ठो दोस्तों कि एक केमिस्ट्री है, ठीक है ना, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे ना तो आपको पता होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, है ना, केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, मैंने केमिस्ट्री का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हिस्ट्री केमिस्ट्री, देखो एक छोटा सा कॉमेडी टाइप से थॉट है या बोल सकते हैं, जब चीज़ें हमें याद नहीं होती है या तो ऐसा बनाया गया है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफ़ा, समझ गए ना। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफ़ा। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट में नहीं ढालते हैं, ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर में नहीं ढालते हैं, अगर आप इसको एक फ्रेम तैयार नहीं करते हैं इसका, या डायमेंशन तैयार नहीं करते हैं, या इसको आप एक बेसिक तौर पे, है ना, या समझ करके आप नहीं पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए यही कहानी, मतलब यही थॉट की तरह हो जाएगा कि आपने रात को पढ़ा और सुबह क्या पढ़े थे पता नहीं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऐसा चीज़ है। और केमिस्ट्री का आप जान सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री, है ना, पढ़ते हैं या मतलब साइंस वाले हैं, है ना, मैं खुद साइंस वाला हूँ, है ना, कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यदि आप कॉन्सेप्ट में लेकर के पढ़ते हैं, है ना, और चीज़ों को समझ करके पढ़ते हैं, ठीक है ना,
और उसका एक ढांचा तैयार कर लेते हैं माइंड में, तो आप है ना क्या बोलते हैं, जो नींद में है ना अचानक उठे और आपको कोई पूछ दिया बताओ प्राचीन भारतीय इतिहास का क्लासिफिकेशन करके बताओ, है ना, आप बताओ गुप्तोत्तर काल का कालखंड बताओ, ठीक बताओ, मतलब किसी, तो आप अगर आपका कॉन्सेप्ट इसमें विर्ड हो जाता है तो बोलते हैं ना कि सोते जागते, मतलब किसी भी स्थिति में आप उसको बता सकते हो, है ना, ये मेरा मानना है। ठीक है, हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि हम चीज़ों को जब लंबे समय तक रिवाइज नहीं करते हैं ना, ठीक है ना, तो ये भी दिक्कत करता है कि अगर वो चीज़ें हमारे है ना इर्द गिर्द कभी मतलब एक बार पढ़े उसके बाद उसको है ना सालों साल तक ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब क्या होता है मेमोरी में मतलब दब जाया रहता है। ऐसा नहीं कि हम उसको भूल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक, लेकिन क्या होता है कि हम उसको रिकॉल एक बार अगर रिवाइज नहीं किए हैं तो वो फट से मतलब रिकॉल नहीं होता है ना, याद रखना। एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो पढ़ने का तरीका है ना, जैसे पढ़ने के तरीके के लिए है ना एक छोटी थॉट है कि छोटा सा है लेकिन बहुत कारगर है, जैसे रीड मच राइट मोर एंड द थिंक मस्ट, ठीक है, रीड मच राइट मोर एंड द थिंक मस्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि रीड मच खूब पढ़ो, है ना, रीड मच, राइट मोर उससे ज़्यादा लिखो, है ना, एंड द थिंक मस्ट, और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा आप क्या करो, है ना, चिंतन करो, थिंक मस्ट मतलब क्या करो, सोचो, ठीक है, ये पढ़ने का मतलब अच्छा तरीका है समझ में, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा ये कि आर 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 ये भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि कहने का मतलब है कि रिवाइज करो, है ना, रिमाइंड करो और रिकॉल करो, हाँ इस प्रकार से है आप। और कई लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ कर ही पढ़ना है, ठीक है ना, तो मेरा जो मानना है कि पढ़ने के लिए एक डेडिकेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, है ना, नहीं है किसी भी वक्त पढ़िए, लेकिन पढ़िए डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, और क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके बाय।